तो दोस्तों आज हम लोग उपनिवेशवाद एवं डी उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म एंड डी कॉलोनियलिज्म को पढ़ेंगे। तो इसमें हम कॉलोनियलिज्म के जो वेरियस फॉर्म्स हैं, प्रकार हैं, उनको देखेंगे। फिर जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल है विभिन्न विश्व के विभिन्न भागों में कैसे हुए हैं उनको देखेंगे, और जो विनिवेश या बी उपनिवेशकरण की जो प्रक्रिया रही है उसको भी समझेंगे। तो उपनिवेशवाद साम्राज्य की एक विशेष अभिव्यक्ति है। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की एक विशेष अभिव्यक्ति है, यानी कि ये साम्राज्यवाद का ही, इंपीरियलिज्म का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। साम्राज्यवाद विश्व इतिहास के सभी युगों में प्रचलित रहा है। इसके तहत भूमि विस्तार एवं शक्ति विस्तार की इच्छा को मूर्त रूप दिया जाता है। उपनिवेश एक आधुनिक प्रथा है। उपनिवेशवाद एक आधुनिक प्रथा है जिसकी शुरुआत मुख्यतः औद्योगिक क्रांति के बाद शुरू हुई थी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसके बाद उपनिवेशवाद की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा गति पकड़ती है। वाणिज्यवाद के तहत, जिसे आर्थिक राष्ट्रवाद भी कहा जाता है, पश्चिमी यूरोपीय शक्तियों ने कच्चे माल की प्राप्ति एवं तैयार माल की खपत के लिए नए बाजारों की खोज आरंभ कर दी, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था और कच्चे माल की उपलब्धता भी चाहिए थी, तो इन्होंने नए बाजारों की खोज स्टार्ट कर दी। इस खोज के तहत इन देशों ने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका देशों को आधार बनाया। अपनी धूर्तता एवं शक्ति के बल पर इन्होंने इन देशों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, जैसे कि भारत पर ब्रिटेन ने कर लिया था। इसे ही उपनिवेशवाद कहा जाता है। संक्षेप में, उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रथा है जिसके अंतर्गत किसी उन्नत देश के लोग अपने देश की सरकार की अनुमति, सहायता एवं समर्थन से किसी पिछड़े हुए देश में जाकर बस जाते हैं। उन्नत देश के लोग अपने देश की अनुमति, सहायता एवं समर्थन से, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन के जो नागरिक हैं अपनी सरकार की सहमति लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर आए और उनकी अनुमति, सहायता एवं समर्थन से भारत जैसे देश में आकर बस गए। हालांकि भारत उस समय पिछड़ा देश नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ अपना प्रभुत्व एवं प्रशासन स्थापित कर लिया, अर्थात उन्हें गुलाम बना लेते हैं। फिर वे अपनी भाषा, रीति रिवाज एवं अपने मूल देश के प्रति निष्ठा कायम रखते हुए पराधीन देश के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों को लूट कर अपने मूल देश के हित में इस्तेमाल करते हैं। तो अंग्रेजों ने अपनी भाषा, अपनी रीति रिवाज और अपने मूल देश के प्रति निष्ठा कायम रखते हुए भारत के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों को लूटा और अपने जो मूल देश है यानी ब्रिटेन के हित में भारत की जो संपत्ति है या भारत के जो रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग किया। ऑर्गेन्स्की के अनुसार उन सभी देशों को हम उपनिवेश कहेंगे जो एक विदेशी सत्ता द्वारा शासित है तथा जिनके निवासियों को पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं। आर.जे. हार्वर्थ के शब्दों में, उपनिवेशवाद विशिष्ट आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शक्तियों का मिश्रण है जिसके द्वारा एक साम्राज्यवादी शक्ति अन्य क्षेत्र के लोगों पर नियंत्रण रखती है तथा इसका विस्तार करती है। प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती के अनुसार उपनिवेशवादी प्रक्रिया में विदेशी अल्पसंख्यक लोग अपनी जाति तथा सांस्कृतिक श्रेष्ठता के दावे के साथ भौतिक रूप से पिछड़ी मूल जनजाति पर प्रभुत्व जमाते हैं। मशीनीकृत ईसाई सभ्यता गैर मशीनीकृत सभ्यता पर प्रभुत्व स्थापित कर लेती है। हमजा अलवी उपनिवेशवाद को औपनिवेशिक पूंजीवाद यानी कॉलोनियल कैपिटलिज्म कहते हैं। कॉलोनियल कैपिटलिज्म कहते हैं उपनिवेशवाद को। स्वामी विवेकानंद स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनने से पूर्व मन का भी उपनिवेशीकरण करना होगा। स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले बेसिकली हमें अपने अंदर के जो हमारे अंदर जो विदेशी शक्ति के लिए एक प्रेम भाव या कि एक डर बैठ गया है उसको कहीं ना कहीं खत्म करना होगा। दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1901 में आती है, में अपवाह का सिद्धांत दिया है, ड्रेन थ्योरी दिया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने उपनिवेशवाद की व्याख्या की। ड्रेन थ्योरी के तहत उन्होंने आर्थिक एवं नैतिक अपवाह, इकोनॉमिक एंड मोरल ड्रेन की भी चर्चा की है कि किस प्रकार से ब्रिटिश हमारे देश के जो संसाधन हैं उनको ले जाकर के ब्रिटेन की जो तिजोरियां हैं उनको भर रहे हैं। तो ये गंगा का पानी स्पंज की तरह चूस के कहाँ भर रहे हैं, टेम्स में जाके उड़ेल रहे हैं। इन द सेंस भारत के जो सारे संसाधन हैं, मानवीय संसाधन, खनिज संसाधन, उनको ले जाके और कहाँ डाल रहे हैं, ब्रिटेन में। उपनिवेशवाद पूंजीवाद से भिन्न होता है। तो उपनिवेशवाद पूंजीवाद से भिन्न होता है। पूंजीवाद में एक वर्ग दूसरे वर्ग पर प्रभुत्व स्थापित करता है, जबकि उपनिवेशवाद में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। तो पूंजीवाद में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटलिस्ट क्लास सर्वहारा पर या जो प्रोलेटारिएट क्लास होती है उस पर आधिपत्य स्थापित करती है। तो एक क्लास दूसरे क्लास पर आधिपत्य स्थापित करती है, डोमिनेंस स्टैब्लिश करती है। लेकिन उपनिवेशवाद में क्या होता है, उपनिवेशवाद में एक देश, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन, भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ऑर्गेन्स्की ने उपनिवेशवाद का वर्गीकरण दो प्रकार से किया है। पहला है बिंदु उपनिवेश, दूसरा क्षेत्रीय उपनिवेश। बिंदु उपनिवेश क्या है, तो नक्शे पर छोटे से बिंदु के रूप में चिन्हित छोटे छोटे भूखंड एवं द्वीप, व्यापारिक केंद्र, ईंधन भरने, पड़ाव या सामरिक महत्व के कारण इन पर कब्जा किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर, हांगकांग, पनामा नहर आदि। तो ये बिंदु उपनिवेश है कि आप नक्शे पर छोटे से बिंदु के रूप में चिन्हित छोटे छोटे भूखंड या द्वीप, व्यापारिक केंद्र, ईंधन भरने या पड़ाव या सामरिक महत्व के कारण आप इनका अधिग्रहण करते हैं या इन पर अपनी सत्ता स्टैब्लिश करते हैं। क्षेत्रीय उपनिवेश, इसमें पहला है बस्ती उपनिवेश। अनुकूल जलवायु के कारण यूरोपीय यहाँ आकर बसे थे। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर जो परिस्थितियाँ थी अनुकूल थी, मोरलेस जो ब्रिटेन की जो जलवायु है उससे कहीं ना कहीं ये मेल खाती थी, इसलिए यहाँ बसे थे। शोषण क्षेत्र उपनिवेश, कच्चे माल की आपूर्ति, तैयार माल की खपत एवं शोषण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल भारत, इंडोनेशिया, अफ्रीकन देश। यहाँ पर ये क्यों आए थे? यहाँ पर आए थे कच्चे माल की आपूर्ति के लिए, रॉ मटेरियल लेने के लिए, और जो फिनिश्ड गुड्स है उसको बेचने के लिए, और यहाँ का शोषण करने के लिए, मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करने के लिए। जबकि जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये कहाँ क्यों गए थे? अनुकूल जलवायु थी इनके रहने के लिए, इसलिए गए थे। उपनिवेशवाद का प्रकार, पहला सेटलर कॉलोनियलिज्म यानी बस्ती उपनिवेशवाद। फिर है एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म, शोषणकारी उपनिवेशवाद। इनमें से सरोगेट कॉलोनियलिज्म यानी सरोगेट कॉलोनियलिज्म। फिर प्लांटेशन कॉलोनियलिज्म और इंटरनल कॉलोनियलिज्म, आंतरिक उपनिवेशवाद। इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सेटलर कॉलोनियलिज्म को देखेंगे। इसकी विशेषता क्या है? तो बड़े पैमाने पर आप्रवासन, बड़े पैमाने पर माइग्रेशन होता है। तो जैसे ब्रिटेन से अमेरिका में बड़े पैमाने पर क्या हुआ? माइग्रेशन हुआ। अधिक संख्या में लोगों को भेजकर मौजूदा मूल निवासी, जो मौजूदा मूल निवासी हैं उनकी आबादी को बदल देना, आप उनकी डेमोग्राफी को ही बदल दें। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए यूरोप से, ब्रिटेन से, और यहाँ के जो मूल एक प्रकार से जो जनसंख्या थी, पहले तो उसको मारा, या जो बच गए वो जंगल में भाग गए और अपना जो आधिपत्य है स्टैब्लिश कर लिया। इनका उद्देश्य निवास करने के साथ साथ खेती करना भी होता था। सेटलर कॉलोनियलिज्म की धारणा पैट्रिक वोल्फ ने प्रस्तुत की है, पैट्रिक वोल्फ ने प्रस्तुत की है। फिर एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म, तो छोटे पैमाने पर आप्रवासन, तो माइग्रेशन छोटे पैमाने पर होगा। जैसे ब्रिटेन, मुट्ठी भर लोग आए थे ब्रिटेन से भारत में। प्राकृतिक संसाधनों का और कच्चे माल एवं श्रम आदि का शोषण ये करते हैं। तो भारत, वियतनाम, कांगो, यहाँ पर माइग्रेशन तो ज़्यादा हुआ नहीं। आज भी भारत में भले अंग्रेज चले गए, लेकिन उनका ज़्यादा मतलब कहाँ है अंग्रेज ज़्यादा भारत में? यही बात है कि छोटे लेवल पर माइग्रेशन हुआ, जिससे कि वो जब भारत आज़ाद हुआ तो चले भी गए थे। सरोगेट कॉलोनियलिज्म, तो एक उपनिवेशिक शक्ति द्वारा समर्थित सेटलमेंट प्रोजेक्ट। बसने वाले सेटलर्स एक शासक शक्ति के रूप में एक ही जाति या नस्लीय समूह से नहीं आते हैं। तो इसमें क्या होता है? सरोगेट नेशनलिज्म में एक औपनिवेशिक शक्ति द्वारा समर्थित सेटलमेंट प्रोजेक्ट, एक औपनिवेशिक शक्ति द्वारा समर्थित सेटलमेंट प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल फिलिस्तीन में जियोनी बस्ती, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत बस्ती। ब्रिटिश साम्राज्य की सहायता से फिलिस्तीन में जूइश सेटलमेंट, यहूदी बस्ती, इजराइल की स्थापना की गई। तो एक औपनिवेशिक शक्ति फॉर एग्जाम्पल यूएसए द्वारा समर्थित सेटलमेंट प्रोजेक्ट है। फिर बसने वाले एक शासक शक्ति के रूप में एक ही जाति या नस्ली समूह से नहीं आते हैं। तो बसने वाले एक ही जाति या नस्ली समूह से नहीं आते हैं, ऐसा इसमें हो सकता है। फिर नस्ली या एथनिक सरोगेट कॉलोनियलिज्म का शब्द स्कॉट एट्रॉन ने दिया था। तो सरोगेट या एथनिक जो कॉलोनियलिज्म है, इसका शब्द किसने दिया था? स्कॉट एट्रॉन ने। प्लांटेशन कॉलोनियलिज्म, तो औपनिवेशिक आबादी कपास, तंबाकू, कॉफी, चीनी आज जैसी जो एकल फसलें हैं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए इस प्रकार का कॉलोनियलिज्म अपनाया जाता है। बड़े पैमाने पर दास श्रम का संचालन करते हैं। तो पूर्वी तट के अमेरिकी उपनिवेश फॉर एग्जाम्पल वर्जीनिया, दक्षिण कैरोलिना, जॉर्जिया, यहाँ पर प्लांटेशन कॉलोनियलिज्म को अपनाया गया। तो बड़े पैमाने पर दासों को अफ्रीका से लाया गया और उनसे यहाँ पर खेती करवाई गई, प्लांटेशन एग्रीकल्चर करवाया गया। इंटरनल कॉलोनियलिज्म, शोषण का स्रोत राज्य के भीतर से ही आता है। क्षेत्रीय आधार पर आर्थिक विकास का समान प्रभाव। रॉबर्ट ब्लाउनर और बल्बो कासनोवा ने इस अवधारणा को विकसित किया। रॉबर्ट ब्लाउनर और बाल्बो कासनोवा ने इस अवधारणा को विकसित किया। तो अफगानिस्तान, अल्जीरिया, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड आदि में ये इस प्रकार का इंटरनल कॉलोनियलिज्म होता है कि आप क्या करते हैं इसमें? शोषण का स्रोत राज्य के भीतर से ही आता है। क्षेत्रीय आधार पर जो आर्थिक विकास का समान प्रभुत्व इसमें रहता है। जैसे श्रीलंका में, जैसे तो तमिल माइनॉरिटी जो नॉर्थ का एरिया है, तमिल मेजोरिटी वाला, वहाँ पर इस प्रकार का कॉलोनियलिज्म होता है, यहाँ पर आर्थिक वितरण है असमान रहता है। फिर सेटलर कॉलोनियलिज्म,
तो यह उपनिवेशवाद के उस रूप को संदर्भित करता है जिसमें विदेशी यानी देशी तो यह उपनिवेशवाद के उस रूप को संदर्भित करता है जिसमें देशी यानी मूल समाज को नष्ट कर दिया जाता है, मूल समाज को नष्ट किया जाता है। जैसे कि अमेरिका में रेड इंडियंस को खत्म कर दिया गया, फिर जो ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है वहाँ पर माओरी जनजाति रहती थी उसको नष्ट कर दिया गया, और अन्य बाहरी आबादी और उसके कानूनों को एक क्षेत्र में संप्रभु के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। तो अंग्रेजों के जो कानून थे उनको संप्रभु के रूप में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्थापित कर दिया गया। यह उपनिवेशवाद वर्तमान में उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिलिस्तीन में यूरोपीय बस्तियों से जुड़ा है। यूरोपीय साम्राज्यों ने बल एवं समझौते के संयोजन के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण किया। खाली भूमि यानी टेरा नुलिस का दावा कर उन्होंने पूरे क्षेत्र या महाद्वीपों पर नियंत्रण स्थापित करने का निश्चय किया। उन्होंने यूरोप से बड़े पैमाने पर आप्रवासन को प्रोत्साहित किया। मूल निवासी नेटिव्स शुरू में रणनीतिक रूप से नदियों, तटों और खेती की भूमि से विस्थापित हुए और उन्हें खराब क्षेत्रों में ढकेल दिया गया, जंगल में डाल दिया गया। जैसे रेड इंडियंस थे तो उनको जंगल में खदेड़ दिया गया। मूल निवासियों को मारा गया। उनकी मृत्यु या तो प्रत्यक्ष नरसंहार या हिंसा अथवा अकाल महामारियों से हुई, जैसे कि अमेरिका में हुआ। देशी शासकों, भाषाओं और कानूनों की उपेक्षा की गई और उन्हें हतोत्साहित किया गया। तो देशी कानूनों को कहीं ना कहीं, देशी जो भाषा है, देशी कानून है, शासकों को उनकी उपेक्षा की गई और उन्हें हतोत्साहित किया गया। कई क्षेत्रों जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में देशी जो नेटिव बच्चों को उनके परिवारों से जबरन अलग कर उन्हें सेटलर संस्कृति आत्मसात करने के लिए सेटलर परिवारों या बोर्डिंग स्कूलों में भेजा गया। फिर पैट्रिक वोल्फ ने तर्क दिया है कि बस्ती या सेटलर कॉलोनियलिज्म एक घटना के बजाय एक संरचना है। जो बस्ती कॉलोनियलिज्म है, सेटलर कॉलोनियलिज्म है, ये एक घटना की बजाय एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है। कई स्वदेशी समूहों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखा। संघर्ष का आधार उन्होंने संधियों को बनाया जिसके तहत उन्हें अधिकार प्रदान करने का निर्णय किया गया था। जैसे एओटियारोवा न्यूजीलैंड में बेतांगी संधि हुई। संप्रभुता के लिए उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा जो उन्हें आधिकारिक तौर पर प्राप्त नहीं हुई। जैसे कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में इजराइल एवं फिलिस्तीनियों के बीच चल रहे संघर्ष की भी कुछ ऐसी ही विशेषताएं हैं। तो पैट्रिक वोल्फ याद रखिएगा, सेटलर कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड थिंकर पैट्रिक वोल्फ। नव उपनिवेशवाद एवं सांस्कृतिक उपनिवेशवाद, तो न्यू कॉलोनियलिज्म एंड कल्चरल कॉलोनियलिज्म। तो बी उपनिवेशीकरण अर्थात उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद थर्ड वर्ल्ड का शोषण जारी रहा। इस शोषण के लिए नव उपनिवेशवाद व सांस्कृतिक उपनिवेशवाद का विकास किया गया। तो नव उपनिवेशवाद क्या है इसको हमने पढ़ा भी है। तो नव उपनिवेशवाद शब्द के प्रतिपादक हैं घाना अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति वाना एमाक्रोमा है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक न्यू कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म 1965 में इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। वाना एमाक्रोमा ने कहा कि नव उपनिवेशवाद का सार तत्व यह है कि यह जिस राज्य पर अपना पंजा फैलाता है वह सिद्धांता स्वाधीन होता है और उसमें अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता के सारे बाह्य लक्षण पाए जाते हैं, परंतु यथार्थ के धरातल पर उसकी आर्थिक नीति और उससे जुड़ी हुई विदेश नीति बाहर से निर्देशित होने लगती है। तो ऑफिशियली तो एक देश कहीं ना कहीं स्वतंत्र होगा, स्वाधीन होगा, है ना, बाहर से लगेगा कि एकदम स्वतंत्र देश है, उसकी संप्रभुता है, लेकिन प्रिंसिपली या सिद्धांत है उसकी जो संप्रभुता है या यथार्थ रूप से उसकी जो आर्थिक नीतियां हैं या विदेश नीति से जो मुद्दे जुड़े होते हैं उनका निर्धारण कौन करती है? उनके विदेशी सरकार। या फॉर एग्जांपल अगर अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां मतलब जो अमेरिका है उसका या यूरोपियन जो देश है उनकी एक प्रकार से चलती है, या जो एमएनसीज हैं उनके माध्यम से वो वहाँ की सरकारों को कहीं ना कहीं अपने कब्जे में रखते हैं। तो हैं तो वो स्वाधीन, लेकिन उन पर उनके आर्थिक और जो विदेश नीति के फैसले हैं कहीं ना कहीं यूएसए या यूरोपियन कंट्रीज लेती हैं। ऐसा अब चाइना भी ऐसा ही करने के प्रयास में है, जुगत में है। वाना एमाक्रोमा ने नव उपनिवेशवाद को अफ्रीकन देशों के संदर्भ में प्रयुक्त किया है। नव उपनिवेशवाद को डॉलर साम्राज्यवाद व आर्थिक साम्राज्यवाद भी कहा जाता है। एमाक्रोमा का तर्क है कि पुराना उपनिवेशवाद तो प्रकट रूप से कार्य करता है, अतः उसे पहचानना व उसका विरोध करना उतना कठिन नहीं था, परंतु नव उपनिवेशवाद और उसका विध्वंस करना अत्यंत कठिन है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो आप आज़ाद हैं ना, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप आज़ाद हैं। जो पुराना उपनिवेशवाद था उसमें तो जैसे अंग्रेज भारत में आए तो पता है कि अंग्रेज भारत में है, भारत का शोषण कर रहे हैं, दिख रहा है, लेकिन अगर इनडायरेक्टली वो शोषण करें,
है ना, अपनी कंपनियों के माध्यम से, अपना जो एमएनसीज हैं उनके माध्यम से, और हमारी जो आर्थिक और विदेशी नीति को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम करें, तो वो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे शोषण को कर ही रहे हैं। तो इसका विध्वंस करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि सामने से लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। पुराने उपनिवेशवाद के अंतर्गत पश्चिम के शक्तिशाली राष्ट्र किसी देश को अपने प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण में रखकर उसके प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का दोहन करते थे, जबकि नव उपनिवेशवाद के तहत इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अप्रत्यक्ष प्रभुत्व का प्रयोग करते हैं। ये उदाहरण के लिए चिली, ब्राजील, पनामा, अन्य लैटिन अमेरिकी देश स्वतंत्र होते हुए भी उसे के उद्योगों के लिए सस्ते कच्चे माल एवं सस्ते मजदूरों का स्रोत बने हुए हैं। राहुल प्रेविस, एजी फ्रैंक, समीर अमीन, कोर्डोसो आदि विद्वानों द्वारा वर्णित जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, वह केंद्र व परिधि का जो मॉडल है नव उपनिवेशवादी शोषण को ही वर्णित करता है। बालोडस्टीन ने इस संबंध में विश्व व्यवस्था सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी है। सबके बारे में पढ़ रखा है हम लोगों ने, तो इसको एक बार समझ लीजिए बस। बाकी और डिटेल में पढ़ना है तो इसके बारे में पढ़ा जा चुका है, पीछे के वीडियो देखते जाइए। फ्रांस फिनन ने इस संदर्भ में रिचर्ड ऑफ द अर्थ, धरती के भाग है, एक पुस्तक लिखी 1961 में। वहीं फ्रेंच दार्शनिक जीन पाल सार्त्रे ने 1964 में फ्रांस की अल्जीरियाई नीति के विरोध स्वरूप कोलोनियलिज्म एंड नियो कोलोनियलिज्म पुस्तक लिखी। कोलोनियलिज्म एंड नियो कोलोनियलिज्म जीन पाल सार्त्रे की पुस्तक है। नव उपनिवेशवाद के उभरते का कारण क्या है, क्यों ये उभरा? यूरोपीय शक्तियों की कमजोर हुई स्थिति। यूरोपीय जो शक्तियां हैं, यूरोप पूरी तरह से वर्ल्ड खंड के बाद पूरी तरह से कमजोर हो गया, तो नव उपनिवेशवाद उभरा, क्योंकि अमेरिका को अब डायरेक्ट इंटरवेंशन या डायरेक्ट एक प्रकार से राज नहीं करना था, इनडायरेक्टली राज करना था। तो उन्होंने अपनी कंपनी के माध्यम से जो देश है उनकी आर्थिक एवं विदेश नीति के मामले हैं उनको प्रभावित करना स्टार्ट कर दिया। साम्राज्यवाद के विरुद्ध सचेतन में वृद्धि, तो एक प्रकार से साम्राज्यवाद के विरुद्ध, इंपीरियलिज्म के विरुद्ध एक प्रकार से एक घृणा टाइप के लोगों में डेवलप हो गई थी, तो उसको कंटिन्यू करवाना भी संभव नहीं था। नव उपनिवेशवाद स्थापना की रणनीतियां, तो पहला है थर्ड वर्ल्ड के देशों को पूंजी एवं तकनीक सहायता दी गई, वर्ल्ड बैंक एवं IMF इसमें पश्चिम की सहायता करते हैं। फिर जो एमएनसीज हैं इनके सबसे शक्तिशाली माध्यम होते हैं, बहुराष्ट्रीय जो निगम है सबसे सशक्त माध्यम होते हैं नियो कोलोनियलिज्म को फैलाने में। गैर, WTO, वाशिंगटन सहमति एवं संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम, ये सब इसके उपकरण हैं। प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप, आतंकवाद का समर्थन, तो ये सब इसके टूल्स हैं। सुरक्षा का आश्वासन, हथियारों की बिक्री, प्रतिभा यानी ब्रेन ड्रेन, जैसे भारत से ब्रेन ड्रेन हो जाता है, लोग पढ़ते भारत के IIT IIMs में है, लेकिन सेवा देने के लिए फिर यूरोप चले जाते हैं या अमेरिका चले जाते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, साम्राज्यवाद ही तो हुआ, न्यू कॉलोनियलिज्म ही हुआ। अब एक कल्चरल कॉलोनियलिज्म आता है, तो उत्तर उपनिवेशवाद काल में नव उपनिवेशवाद का एक क्रूर चेहरा सांस्कृतिक उपनिवेशवाद भी। सांस्कृतिक उपनिवेशवाद का तात्पर्य है कि पश्चिम का सांस्कृतिक प्रभुत्व, कल्चरल हेजेमनी है पश्चिम की, उसका प्रभुत्व ही क्या है, कल्चरल साम्राज्यवाद। इस प्रभुत्व के कारण थर्ड वर्ल्ड के निवासी पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी संस्थाओं, पश्चिमी परंपराओं, पश्चिमी जीवन शैली एवं विचार प्रणाली को श्रेष्ठ मानते तथा उसी के अनुसार अपना जीवन निर्माण करते हैं। तो हम वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ में अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं। हमको लगता है कि यूएसए की संस्कृति बहुत अच्छी है, हमें उनके खान पान, रहन सहन और उनकी जो जीवन शैली है उसको अपनाना चाहिए, जबकि हम अपनी जो रहन सहन, खान पान, जीवन शैली है उसको एक प्रकार से हेय दृष्टि से देखते हैं। रुडयार्ड किपलिंग की जो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी है पश्चिमी सभ्यता की श्रेष्ठता को स्थापित करती है। तो फ्रेंच फिनन की जो कृति है ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क, इस सांस्कृतिक प्रभुत्व को ही प्रकट करती है कि कैसे जो इवन जो ब्लैक पीपल हैं वो भी, क्योंकि रंग से तो ब्लैक हैं लेकिन वो बनना वाइट चाहते हैं। कैसे बनेंगे वो वाइट? बनेंगे वाइट एक प्रकार से उनकी संस्कृति, उनकी रहन सहन, उनके खान पान अपना के, उनकी भाषा को अपना के। लेकिन होता ये है कि जो वाइट पीपल हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और क्योंकि वो अंग्रेजों की तरह व्यवहार करते हैं, तो जो मूल निवासी हैं वो भी उनको स्वीकार नहीं करते हैं। तो वो धोबी कुत्ता न घर का न घाट जैसे उनकी स्थिति हो जाती है कि ना तो वो पूरी तरह से अंग्रेजी संस्कृति में या वेस्टर्न संस्कृति में मिल पाते हैं और ना ही अपनी देशी संस्कृति को अच्छे से वो अपना पाते हैं। सांस्कृतिक उपनिवेशवाद ग्रामसी के कल्चरल हेजेमनी व आइडियोलॉजिकल हेजेमनी का ही विस्तार है। तो पोस्ट कॉलोनियल जो व्यवस्था है प्रमुख सिद्धांतकार है एडवर्ड सईद है। ने अपनी दो महत्वपूर्ण कृतियों ओरिएंटलिज्म 1978 में और कल्चर एंड इंपीरियलिज्म 1993 के तहत पश्चिमी ज्ञान और पश्चिम की जो संस्कृति की श्रेष्ठता है का विरोध किया। गैथरी स्पिवाक ने अ क्रिटिक ऑफ पोस्ट कॉलोनियल रीजन 1999 तो एक अन्य लेख लिखा कैन सबाल्टर्न स्पीक 1988 में पश्चात श्रेष्ठता का विरोध किया। नॉम चॉम्स्की ने मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट पुस्तक में सांस्कृतिक एवं मीडिया प्रभुत्व को प्रकट किया है।
बेंजामिन बार्बर जिहाद वर्सेस मैकवर्ड कॉन्सेप्ट देते हैं। जॉर्ज रिटजर ये मैकडोनाल्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं, किस प्रकार से जो अमेरिकन संस्कृति है यूनिवर्सल होती जा रही है और लोग अमेरिकन रहन सहन खान पान और उसकी जो भाषा है उसको श्रेष्ठ मानकर अपनाने का अंधानुकरण कर रहे हैं। जोसेफ स्टिग्लिट्ज का शब्द है सांस्कृतिक प्रघात यानी कल्चरल शॉक। हंटिंगटन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं। यूसे का मखमली या नरम साम्राज्यवाद बेनेवोलेंट इंपीरियलिज्म जोसेफ नाइव की सॉफ्ट पावर अवधारणा में प्रकट होता है, सांस्कृतिक प्रभुत्व विस्तार का ही माध्यम है। तो हम अपनी जो एक प्रकार से सॉफ्ट पावर डेवलप कर रहे हैं देशों में, कैसे डेवलप करेगा तो अमेरिका कैसे डेवलप करता है, अपनी हॉलीवुड, अपना डॉलर, अपना उसकी जो रहन सहन खान पान पद्धति है उसके माध्यम से वो विश्व के सभी लोगों को एक प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करता है और एक पावर ऑफ लव डेवलप करता है कि लोग यूएसए की जो मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर है उसको तो ठीक है उससे डरें, लेकिन लोग यूएसए की जो काइंड ऑफ उसकी जो हेजेमनी है उसको भी स्वीकार करें, उसको एक प्रकार से अच्छी नज़र से देखें, उससे अचंभित हों, उसको अपनाने की कोशिश करें। होमी के भाभा ने एक प्रोफेसर है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, वो मूलतः मुंबई वासी थे, ने उत्तर उपनिवेशवाद पर काफ़ी काम किया। ये एडवर्ड सईद के चिंतन से प्रभावित हैं। भाभा की प्रसिद्ध कृतियाँ कौन कौन सी? तो उनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, द लोकेशन ऑफ कल्चर 1994 में आती है और फिर एक और है द ब्लैक, तो द ब्लैक सेंट है ये, ब्लैक सेंट, सेंट माने विद्वान या पंडित, तो ऋषि या मुनियों को सेंट कहा जाता है। द ब्लैक सेंट एंड द डार्क प्रिंसेस 2006 में पुस्तक आती है, ये होमी के बाबा की है। लोकेशन ऑफ कल्चर एंड ब्लैक सेंट एंड डार्क प्रिंसेस। बाबा ने थर्ड स्पेस की अवधारणा दी है। थर्ड स्पेस का तात्पर्य है ना तो थर्ड वर्ल्ड, ना ही उपनिवेशवादी, ना ही उत्तर उपनिवेशवादी लोग। तो थर्ड स्पेस क्या है? ना तो थर्ड वर्ल्ड, ना ही उपनिवेशवादी और ना ही उत्तर उपनिवेशवादी लोग। यह स्पेस डेसिमिनेशन से जुड़ा हुआ है। डेसिमिनेशन का तात्पर्य है उपनिवेशों के मिश्रित पहचान, हाइब्रिड आइडेंटिटी एंड मिश्रित संस्कृति वाले लोग जो आंशिक रूप से स्थानीय एवं आंशिक रूप से पाश्चात्य उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए एंग्लो इंडियन। अब हिस्ट्री क्या है कॉलोनिज्म की, उपनिवेशवाद का इतिहास क्या रहा है? सन 1500 के आसपास स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड की विस्तारवादी कार्यवाहियों को यूरोपीय साम्राज्यवाद का पहला दौर माना जाता है। इसके मूल में वाणिज्यवाद एवं कोलंबस एवं वास्को डी गामा की खोजें थी। 19वीं सदी में यूरोपियन साम्राज्यवाद की दूसरी लहर आई। इस लहर में अफ्रीका एवं एशिया, दक्षिण एशिया में को गुलाम बनाया गया, जबकि प्रथम लहर में नई दुनिया अमेरिका को गुलाम बनाया गया था। जहां लैटिन अमेरिका देशों पर स्पेन का कब्जा था, वहीं दक्षिण एशिया एवं अफ्रीका पर ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड आदि का कब्जा था। तो प्रथम लहर थी वाणिज्यवाद की देन थी, मर्केंटिलिज्म की देन थी, जबकि जो दूसरी लहर थी वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति की, जो पूंजीवाद की देन थी। उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन, तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध कई ऐतिहासिक क्षणों में हुआ, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में इससे संगठनात्मक एवं राजनीतिक गति पकड़ ली। बेहतर अवसंरचना एवं गतिशीलता के साथ साथ उपनिवेश विरोधी विचारों का विकास हुआ। तो उपनिवेश विरोधी बुद्धिजीवियों के कई अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव एवं संबंध थे, जिन्होंने उनके विचारों, राजनीतिक रणनीतियों और प्रतिरोध के लिए भौतिक क्षमताओं को आकार दिया। विस्तार और चीन में कई कम्युनिस्ट संगठनों से जुड़े गए। फिर उत्तर औपनिवेशिक और उपनिवेशवादी विरोधी दृष्टिकोण है, पार राष्ट्रीय उपनिवेशवाद विरोधी गतिविधि के इतिहास से अधिक प्रभावित है। उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों ने साम्राज्यवाद एवं पूंजीवाद की मार्क्सवादी आलोचना में योगदान दिया, उसने उनसे प्रभावित हुए। हालांकि मार्क्स और एंजल्स स्वयं भारत को पिछड़ा हुआ मानते थे और 1857 के विद्रोह को अधिक ऐतिहासिक महत्व नहीं देते हैं। वामपंथी अश्वेत विचारकों जैसे कि W.E.B. ड्यू बोइस, CLR जेम्स एंड M.N. रॉय ने वैश्विक पूंजीवाद के विकास को मौलिक रूप में औपनिवेशिक संरचनाओं पर निर्भर के रूप में देखा। कई बुद्धिजीवी जो 20वीं शताब्दी के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों में प्रमुख बने, उन्होंने अध्ययन प्रशिक्षण के लिए अपने देश से भी बाहर यात्राएं की, जैसे नेहरू जी हो गए, गांधी जी हो गए। केवल औपनिवेशिक पूंजीवाद की समालोचना ही साझा नहीं, बल्कि श्रमिक संगठन, हड़तालों, सामूहिक असहयोग एवं एकाधिकार को तोड़ने की रणनीतियां उपनिवेश विरोधी एवं साम्राज्यवाद विरोधी प्रक्रियाओं को, प्रतिरोध को भी बढ़ावा दिया गया। औपचारिक राजनीतिक स्वतंत्रता के दौरान और बाद में एक सामान्य तीसरी दुनिया की पहचान ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आकार लिया, जैसे कि 1955 का बांडुंग सम्मेलन, हवाई ट्राई कॉन्टिनेंट सम्मेलन 1966 में। इन स्थानों पर एशियाई, अफ्रीकी एवं लैटिन अमेरिका देश अपनी आपसी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए। उन्होंने विश्व अर्थव्यवस्था
में नस्ली भेदभाव साम्राज्य नियंत्रण के नवीन रूपों का विश्लेषण किया। मजोबर 2009 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन तीसरी दुनिया के सहयोग के लिए एक स्थान बन गया। इसने एक वाहक का कार्य किया जिससे साम्राज्य नियंत्रण के विरुद्ध आवाज को जारी किया रखा जा सके, जैसे कि अंकटाड एवं CAD 1964 में स्थापित यूएन एजेंसी, जिसने अर्जेंटीना के राउल प्रेविस के नेतृत्व में निर्भरता सिद्धांत यानी डिपेंडेंसी थ्योरी के विकास में योगदान दिया था। अब नेक्स्ट है बी उपनिवेशीकरण यानी डीकोलोनाइजेशन। तो लैटिन अमेरिकी देश हैं 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ही मुक्त होने शुरू हो गए थे, पर यूरोपीय शक्तियों के चंगुल से मुक्त होने के बाद से वे रूसी के प्रभुत्व में आ गए। तो एक ने छोड़ा तो दूसरे ने पकड़ लिया। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में एशिया एवं अफ्रीकन देशों में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से 18 एवं रूस की क्रांति 1917 ने इस प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। फिर जो डीकोलोनाइजेशन की लहर है के तहत तृतीय विश्व के देशों ने पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों के चंगुल से मुक्त हो एवं स्वतंत्रता एवं संप्रभुता का वर्णन किया। बी उपनिवेशीकरण की वास्तविक शुरुआत सेकंड वर्ल्ड वार की समाप्ति से हुई 1945 के बाद से। भारत एवं पाकिस्तान 1947 में, श्रीलंका एवं म्यांमार 1948 में, इंडोनेशिया 1945 में, वियतनाम 1954 में, मलेशिया 57 में, घाना 1957 में, नाइजीरिया 1960 में, अल्जीरिया 1962 में, नामीबिया 1990 में मुक्त हुआ। नाइजीरिया सबसे लास्ट में मुक्त हुआ था 1990 में। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की समाप्ति 1994 में हुई। तो अपार्थाइड जो पॉलिसी थी वहाँ की, उसको 1994 में खत्म कर दिया गया दक्षिण अफ्रीका में। एक लंबे संघर्ष के बाद वहाँ के जो लीडर थे नेतृत्व में खत्म हुई ब्रिटिश उपनिवेश। तो भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, घाना, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका थे। फ्रेंच के उपनिवेश थे अल्जीरिया एवं वियतनाम। नीदरलैंड का उपनिवेश था इंडोनेशिया। फार्मर एवं पार्किंसन ने एशिया के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के एशिया का विद्रोह कहा। फार्मर एवं पार्किंसन के अनुसार एशिया का विद्रोह 20वीं सदी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास था। अब डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस के कारण क्या थे? जापान की रूस पर विजय 1905 में। तो इसने मनोवैज्ञानिक मोटिवेशन का कार्य किया कि एक विद्रोह देश जापान रसिया को पीट सकता है, तो हम भी तो अंग्रेजों को पीट सकते हैं। ये बात मार्क्सवाद व बोल्शेविकवाद तो या अंतर्राष्ट्रीय एवं मानवतावाद पर बल देता है। विश्व युद्धों की वजह से पाश्चात्य शक्तियों में दुर्बलता आ गई, तो उनका इंटरनली भी वो वीक होना स्टार्ट हो गए। क्योंकि सारे रिसोर्सेज, मिलिट्री रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नष्ट हो गए फर्स्ट एवं सेकंड वर्ल्ड वार। विश्व युद्ध के बाद वुड्रो विल्सन के शांति के 14 सूत्र एवं राष्ट्रीय आत्म निर्णय का जो समर्थन था उन्होंने किया था, उसके तहत भी थोड़ा सा ये इसको डीकोलोनाइजेशन को पुश मिला। गुलाम देशों में राष्ट्रवाद, पाश्चात्य शिक्षा एवं स्वाभिमान का प्रसार हुआ। तो भारत में जब यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स ने पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण की और पूरे विश्व को जाना और समझा कि किस प्रकार से अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, तो एक प्रकार से उन्होंने फिर यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन को और तीव्र गति दी, वास्तविकता से परिचित कराया भारतीयों को। तो दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने 1901 में पुस्तक लिखी थी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यही है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो कुल मिला के शिक्षा का प्रसार हुआ और लोगों में एक प्रकार से आत्मचेतना आई। फिर साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन की एकजुटता एवं गुटनिरपेक्षता का योगदान। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अध्याय 11 में सदस्य देशों के निवासियों के अधिकारों की मान्यता के लिए प्रावधान किया गया है। सदस्य देशों को स्वतंत्र राजनीतिक संस्थाओं के विकास के साथ साथ लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखना है। निष्कर्षतः इस अध्याय 11 में अस्वशासी राष्ट्रों के संबंध में प्रावधान है। यूएन चार्टर के अध्याय 12 में इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप सिस्टम की बात की गई थी। यह राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की मैंडेट प्रणाली के समतुल्य था। तो अध्याय 13 में ट्रस्टीशिप काउंसिल की स्थापना के प्रावधान किया गया है, जो ट्रस्टी क्षेत्रों के प्रशासन के सुपरविजन के लिए स्थापित की गई है। बी उपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया है को तेज करने के लिए महासभा ने एक संकल्प पारित किया। कब? 1500। इस संकल्प का नाम क्या था? 1514 संकल्प। इस संकल्प को औपनिवेशिक देशों की स्वतंत्रता की घोषणा के रूप में जाना जाता है। इस संकल्प में कहा गया कि सभी लोगों के पास आत्मनिर्णय का अधिकार है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है। उपनिवेशवाद को बिना शर्त समाप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। औपनिवेशिक देशों में उनकी जनता की
संता के लिए यह घोषणा प्रस्ताव 15 में की गई। दिसंबर 1960 में महासभा में पारित हुआ। नवंबर 1961 में उपरोक्त घोषणा को लागू करने या उसकी निगरानी के लिए एक विशेष समिति गठित की गई। इस विशेष कमेटी का संक्षिप्त नाम था स्पेशल कमेटी ऑन डिकोलोनाइजेशन। इस कमेटी को C14 भी C24 भी कहा जाता है। महासभा द्वारा 1961 में गठित की गई इस कमेटी के अध्यक्ष थे केसा ए मैकगुरी। इस कमेटी की स्थापना के लिए महासभा ने नवंबर 1961 में प्रस्ताव 1654 पारित किया था। अब उपनिवेशवादी जो विरोधी विद्रोह हैं उनको देख लेते हैं। तो 1791 से 1804 तक हाइटियन क्रांति हुई। फिर 1798 में आयरिश रिवॉल्यूशन हुआ या आयरिश रिवेलियन हुआ। 1808 से 33 तक स्पेनिश अमेरिकी स्वतंत्रता के युद्ध हुए, स्पेनिश अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर 1857 में भारत का विद्रोह हुआ यानी इंडियन रिवोल्ट हुआ। 1881 से 99 तक महदी विद्रोह हुआ। 1893 में फ्रेंको सियामी युद्ध हुआ। 1896 में अदवा की लड़ाई हुई। 1899 में फिलीपीनी विद्रोह हुआ। 1899 से 1901 में बक्सर युद्ध हुआ, बक्सर विद्रोह हुआ। फिर 1915 में चिलम्बे विद्रोह हुआ। 1916 में ईस्टर का उदय हुआ। 1920 से 22 में भारतीय असहयोग आंदोलन इंडियन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया। 1929 में आवा महिलाओं के दंगे हुए। 1946 से 54 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध होता है। 1952 से 64 के बीच में मऊ विद्रोह होता है केन्या राज्य आपातकाल संदर्भ में। तो बेसिकली मऊ विद्रोह केन्या से रिलेटेड है। 1952 से 62 में स्वतंत्रता का अल्जीरियाई युद्ध हुआ, अल्जीरियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। उपनिवेशवादी सोच को रेखांकित करने वाले प्रमुख विचारक। तो इस विचार के अनुरूप कि उत्तर औपनिवेशिक और औपनिवेशिक दृष्टिकोण कठोर सिद्धांत के बजाय दुनिया के बारे में सोचने का एक नया तरीका है। वे कई प्रमुख अवधारणाओं और विचारों द्वारा निर्देशित होते हैं। तो हिंसा की एक प्रणाली के रूप में उपनिवेशवाद, कोलोनियलिज्म एज अ सिस्टम ऑफ टोटल वायलेंस। तो इसमें फ्रेंच फेनन ने तर्क दिया कि एक प्रणाली के रूप में उपनिवेशवाद हिंसा के समग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह न केवल भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तरों पर काम करता है। उपनिवेशवादियों और बसने वालों सेटलर्स को उपनिवेशों में मूल निवासियों नेटिव्स के ऊपर रखता है, बल्कि इसलिए भी कि इसमें जातीयता एवं भाषाई सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है। ने अपनी पुस्तक ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क जो कि 1952 में आती है में फ्रांसीसी औपनिवेशिक महानगरीय संस्कृति मेट्रोपॉलिटन कल्चर में नस्लवाद के अलग थलग और अमानवीय चरित्र के बारे में लिखा। फ्रेंच फेनन ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क 1952 में उनकी पुस्तक आती है। इस पुस्तक के 8 भाग हैं या 8 अध्याय हैं। तो उसका पहला जो अध्याय है निग्रो एंड लैंग्वेज है, निग्रो एंड लैंग्वेज। दूसरा है वुमेन ऑफ द कलर एंड द व्हाइट मैन। थर्ड अध्याय है द मैन ऑफ कलर एंड द व्हाइट वुमेन। नेक्स्ट है द सो कॉल्ड डिपेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ डिकोलोनाइज्ड पीपल। नेक्स्ट है द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस। छठवां अध्याय है द निग्रो एंड साइकोपैथोलॉजी। 7वां अध्याय है द निग्रो एंड रिकॉग्निशन। 8वां अध्याय है बाय वे ऑफ कंक्लूजन। फेनन ने अपनी पुस्तक द रिचर्ड ऑफ द अर्थ 1965 में अल्जीरिया में अनुभवों के आधार पर उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष की प्रकृति के बारे में लिखा। फिर आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना के रूप में नव उपनिवेशवाद। तो नव उपनिवेशवाद शब्द वाना या क्रूमा द्वारा 1960 के दशक में गढ़ा गया। उन्होंने 1965 में नियो कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म पुस्तक लिखी। एनाक्रोमा के अनुसार नव उपनिवेशवाद का सार यह है कि जो राज्य इसके अधीन है वह सैद्धांतिक रूप से स्वतंत्र है, पर इसमें सभी बाहरी विशेषताएं हैं। वास्तव में इनकी अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता की आर्थिक व्यवस्था एवं राजनीतिक नीतियां बाहर से निर्देशित होती हैं। एनाक्रोमा विशेष रूप से अफ्रीकन देशों, पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशों का जिक्र कर रहे थे, जहां स्वतंत्रता के बावजूद विदेशी सैन्य दल देश में रुके थे, जहां विदेशी निवेशकों या निगमों के पास भूमि, उद्योग एवं खनन रियायतें थी, जहां घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां थीं जिन्हें बाहरी ताकतों द्वारा निर्देशित किया जा रहा था। आमतौर पर पूर्व
औपनिवेशिक शक्तियाँ हैं या महाशक्तियाँ हस्तक्षेप में मौजूद था। तो आमतौर पर पूर्व औपनिवेशिक शक्ति या महाशक्ति हस्तक्षेप भी मौजूद था। नवतंत्र देशों में नव उपनिवेशवाद को हिंसा एवं आर्थिक दरिद्रता के प्रमुख चालक के रूप में देखा गया। अब है प्राच्यवाद एवं अनंतता के तरीके के रूप में प्रतिनिधित्व। ओरिएंटलिज्म एंड अदरनेस एज मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो ओरिएंटलिज्म शब्द उन विद्वानों को संदर्भित करता है जिन्होंने पश्चिमी पूर्वी विश्वविद्यालयों में संस्कृतियों, धर्मों एवं भाषाओं का अध्ययन किया। एडवर्ड सईद की प्रसिद्ध पुस्तक है ओरिएंटलिज्म में उन्होंने तर्क दिया कि प्राच्यवाद भी दुनिया की कल्पना करने और प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका है जो साम्राज्यवाद का समर्थन करता तथा न्यायोचित ठहराता है उसको। इसका मतलब गैर यूरोपीय लोग जिन्हें बर्बर, कमजोर, खतरनाक एवं तर्कहीन के रूप में दिखाया गया था, इसके विपरीत यूरोपीय लोगों को तर्क संगत, मजबूत, प्रबुद्ध एवं उदार के रूप में चित्रित किया गया था। 19वीं एवं 20वीं सदी के शुरुआती दिनों में अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने रोमानी भरे रवैये यानी रोमांटिसाइजिंग एटीट्यूड और प्रतिनिधित्व के रूपों को व्यापक रूप में दिखाया। वैलेंटाइन मुदिम्बे ने पश्चिमी सोच में अन्यता के संबंधों में के माध्यम से अफ्रीका की कल्पना के बारे में एक संदर्भित तर्क दिया है। फिर एक बौद्धिक आदत अभ्यास के रूप में यूरोसेंट्रिज्म एज एन इंटेलेक्चुअल हैबिट और प्रैक्टिस। तो यूरोसेंट्रिज्म में यूरोप को विश्व इतिहास, सभ्यता एवं मानवता के प्राथमिक विषय और संदर्भ बिंदु के रूप में मानने की व्यापक प्रवृत्ति के रूप में समझा जा सकता है। यूरोप को विश्व इतिहास, सभ्यता एवं मानवता एवं प्राथमिक विषय एवं संदर्भ बिंदु के रूप में मानने की व्यापक प्रवृत्ति के रूप में सोचा जा सकता है। आत्मनिर्भरता सिद्धांत से जुड़े कई महत्वपूर्ण विचारकों जैसे कि समीर अमीन, इमैनुअल वालस्टीन द्वारा इस शब्द के उपयोग को लोकप्रिय बनाया गया था। हालांकि यह दीपेश चक्रवर्ती जैसे उत्तर उपनिवेशिक इतिहासकारों के साथ भी जुड़ा हुआ है। यूरोसेंट्रिक सोच में उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र या इतिहास में इसमें यह धारणा शामिल हो सकती है कि सभी समाज यूरोपीय लोगों की तर्ज पर विकसित होना चाहिए। यह समाज, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था व संस्कृति के बारे में यूरोपीय मानक एवं मूल्य ही सार्वभौमिक एवं श्रेष्ठ हैं। कुल मिला के यूरोप की जो संस्कृति है, यूरोप की रहन सहन है, यूरोप की जो खान पान पद्धति है, वो ही एकमात्र आदर्श है, वो ही एक आइडल है और सभी को उस प्रकार से अपने आप को ढालना चाहिए। वहाँ का जो साहित्य है, वहाँ के जो शासन प्रणाली है, वही आइडल है और सभी को अपने जो यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उस हिसाब से स्वयं को ढालना चाहिए। यह आमतौर पर विश्व मामलों की चर्चा में यूरोप के बाहर से उत्पन्न होने इतिहास, संस्कृतियों एवं ज्ञान की अनदेखी पर जोर देता है। तो ब्रिटेन इसी व्हाइट मैन सुपरमेसी के तहत भारत में राज करता है और कहता है कि आप लोग तो गवार हैं, आपको कुछ पता नहीं है, आपका कोई सिविलाइजेशन है ना, आपको कुछ पता है, तो पेटी इंडियंस ऐसा वो बोला करते थे। तो ये बात है, मतलब यूरोप को ही दुनिया का सेंटर मान के सभी लोग उसी को फॉलो करें बस। उपनिवेश की सामाजिक स्थिति के रूप में सबाल्टन। तो सबाल्टन एज अ सोशल पोजीशन ऑफ कॉलोनाइज्ड। सबाल्टन उपासित शब्द मार्क्सवादी विचारक ग्रामसी के विचारों से जुड़ा हुआ है। ग्रामसी ने इस बात पर विचार किया कि शक्ति का प्रयोग न केवल हिंसा के माध्यम से बल्कि समाज में संस्कृति और विचारधारा के माध्यम से भी किया जाता है। उन्होंने शासक वर्गों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वैचारिक एवं सांस्कृतिक वर्चस्व के रूपों में शासक वर्ग के आधिपत्य हेजमनी के रूप में उसे वर्णित। तो भारत में किसानों के औपनिवेशिक इतिहास पर शोध करते हुए रणजीत गुहा द्वारा स्थापित सबाल्टन अध्ययन के संग्रहों में कानूनों, अधिकारों, भाषाओं एवं अधिकारों के साम्राज्य, वर्चस्ववादी संरचनाओं से किसान के राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक बहिष्कार पर विश्लेषण करने के लिए इस ढांचे का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस तथ्य के कारण ही ऐसे समूह सबाल्टन थे, वे ऐतिहासिक रिकॉर्ड में अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। इसने पद्धतिगत चुनौती सामने आई जिन्हें दूर करने की आवश्यकता थी। गायत्री स्पिवाक ने इस तरह के इतिहास लेखन के प्रयास की सतर्क आलोचना में उपनिवेशवाद और पितृसत्ता की अंतर्विभाजक यानी इंटरसेक्टिंग जो भूमिकाओं हैं की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो भारतीय किसान महिलाओं को दुगना उपनिवेशित एवं उपासित बनाती। नेक्स्ट है व्यापक ऐतिहासिक दार्शनिक संरचना के रूप में आधुनिकता या उपनिवेशवाद। तो मॉडर्निटी या कॉलोनियलिज्म एज अ ओवर आर्चिंग हिस्टोरिकल फिलोसॉफिकल सुपर स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर। तो आधुनिकता या उपनिवेशवाद लैटिन अमेरिकी विचार को मुख्यतः एनरिक डसेल
एनिबल क्वेचनो, वाल्टर मिग्नोलो और मारिया लुगोन्स के द्वारा विकसित शब्द है। यह डीकोलोनियल थ्योरी में एक केंद्रीय विचार है। आधुनिकता या उपनिवेशवाद। आधुनिकता के प्रगतिशील, समकारी एवं लोकतांत्रिक के रूप में पारस्परिक दृष्टिकोण से के विपरीत यह कहता है कि आधुनिकता की दार्शनिक एवं राजनीतिक परिचर्चा उपनिवेशवाद पर आधारित है। यह एक नस्ली पदानुक्रम बाइनरी है। यह एक नस्ली पदानुक्रमित बाइनरी है जो गैर आधुनिक के रूप में देखे जाने वालों पर व्यक्तियों एवं विचारों को आधुनिक रूप से देखती है। इस तरह की पदानुक्रमित संरचना को पूंजीवाद, विज्ञान, राज्य निर्माण और विकास जैसी आधुनिक वैश्विक प्रक्रियाओं को सजीव एनिमेट चेतन के रूप में देखा जाता है। 1492 में अमेरिका की स्पेनिश विजय के बाद इसका विस्तार हो रहा है। फिर आधुनिकता या उपनिवेशवाद की यह संरचना आधुनिक शक्ति के रूप के माध्यम से अपने स्वयं के सोचने, मिटाने और दूसरों का शोषण करने के तरीकों को एकाधिकृत और सार्वभौमिकृत करती है। बॉर्डर थिंकिंग उपनिवेशवाद सोचने के एक तरीके के रूप में, तो बॉर्डर थिंकिंग एज अ वे टू थिंक डिकोलोनली। तो बॉर्डर थिंकिंग शब्द ग्लोरिया अजल्डुआ द्वारा गढ़ा गया। यह शब्द वाल्टर मिग्नोलो ने भी इसका प्रयोग किया। इसे आधुनिकता के नीचे यानी अंडर साइड से सोचने के यानी फ्रॉम थिंकिंग फ्रॉम द बॉटम से सोचने के रूप में समझा जा सकता है। इसका अर्थ उन लोगों के दृष्टिकोण से सोचना है जो हाशिए पर, तो थिंकिंग फ्रॉम दोज हु आर एट द बॉटम ऑफ पिरामिड, जिन्हें कम आंका जाता है या आधुनिकता के आदर्शों से बहिष्कृत किया जाता है, जैसे मूल निवासी लोग हो गए, नॉन वाइट माइग्रेंट्स हो गए, महिलाएं हो गई। यह यूरोपीय विवेक के आधार को खारिज करता है, या विवेक की जो यूरोपीय विवेक है, यूरोपियन जो रीजन है, कि आधार को खारिज करता है और औपनिवेशिक आधुनिकता के विकल्प की संभावना पेश करता है। उपनिवेशवाद को उलटने की प्रथा के रूप में भी औपनिवेशीकरण, डिकोलोनाइजेशन एज अ प्रैक्टिस टू ओवरटर्न कोलोनियलिज्म एंड कोलोनियलिटी। तो भी उपनिवेशीकरण शब्द हाल के वर्षों में पुनर्जागरण की किसी चीज का अनुभव कर रहा है। 20वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद के खिलाफ व्यापक संघर्ष के दौरान भी उपनिवेशीकरण आमतौर पर राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के ढांचे में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। हालांकि फ्रांस फेनन, आशीष नंदी जैसे विचारकों द्वारा भी उपनिवेशवाद के खिलाफ मनोवैज्ञानिक एवं बौद्धिक संघर्ष का उल्लेख करने के लिए स्वदेशी एजेंसी भाषा आधुनिकता की पुनर्प्राप्ति के माध्यम से इस्तेमाल किया गया था, अर्थात दिमाग का उपनिवेशीकरण, डिकोलोनाइज द माइंड। तो हमें अपने, जैसे भारत में क्या मोदी जी क्या कहते हैं कि हमें दासता के जो प्रतीक चिन्ह है उनको हटाना होगा, क्योंकि गुलामी न केवल शारीरिक होती है, ये मानसिक भी होती है। मानसिक इन द सेंस कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजियत छोड़ गए। आज भी हम अंग्रेजी रहन सहन, वाइट जो रेस है या वाइट जो चमड़ी है उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, है ना। हम अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, तो कोई अंग्रेजी अगर बोल भी रहा है तो हमको लगता है ये बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, तो वाइट सुप्रीमेसी है। तो हमें अपने दिमाग से, जिसकी बात कौन करता है, फ्रांस फेनन करता है, कि हमें अपने दिमाग से उस विचारों को निकालना होगा। हमें अपनी मूल जो पुरातन संस्कृति है या एक प्रकार से अपनी जो मौलिक संस्कृति है उसकी तरफ बढ़ना होगा। ठीक है, बेस्ट की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको लेंगे, लेकिन अपनी जो मौलिकता है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो अपने माइंड को डिकोलोनाइज करने की आवश्यकता है। हाल ही में भी उपनिवेशीकरण का प्रयोग कई सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परियोजनाओं की श्रेणी को संदर्भित करने के लिए किया गया है, जो उपनिवेशवाद की पूछताछ एवं उलटफेर करना चाहते हैं, जैसे कि पाठ्यक्रम को बदलना। तो यही बात है कि ऐसे भारत में क्या हो रहा है, पाठ्यक्रम को बदला जा रहा है। तो जो चीज़ें पाठ्यक्रम में ऐसी दिखाई गई हैं कि अंग्रेजों को एक न्यायप्रिय और एक प्रकार से न्याय का मसीहा के रूप में दिखाया गया है, उन चीज़ों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। जो हमारी पुरातन संस्कृति, फॉर एग्जाम्पल मुगलों को इतिहास से, एनसीईआरटी के इतिहास से हटा दिया गया, हालांकि सही है गलत है उस पर विचार हो सकता है, लेकिन एक प्रकार से जो औपनिवेशिक गुलामी है, जो मानसिक गुलामी थी, उसको एक प्रकार से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अब कुछ पुस्तकें हैं। पहला स्क्रम्बल फॉर द अफ्रीका, ये थॉमस पाकेनहैम की है। फिनिश पुस्तक है सेटलर कोलोनियलिज्म एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी द पॉलिटिक्स एंड पोएटिक्स ऑफ एन एंथ्रोग्राफिक इवेंट, ये पैट्रिक वोल्फ की है। सेटलर कोलोनियलिज्म पैट्रिक वोल्फ से रिलेटेड है। न्यू कोलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म, ये वाना एनाक्रोमा की पुस्तक है। इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये व्लादिमीर लेनिन की पुस्तक है। हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये है जोसेफ कोनार्ड की, हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कोनार्ड की है। द एज ऑफ एम्पायर, ये एरिक हॉब्सबॉम की है। फिर कोलोनियलिज्म एंड कल्चर, ये निकोल्स
डिकर्स की है। वाइट मैन बर्डन ये रुपयार्ड किपलिंग की पुस्तक है। द स्टॉक डॉक्ट्रिन कोरन द राइज ऑफ डिजास्टर कैप्लियम, द राइज ऑफ डिजास्टर कैप्लियम ये नोमी क्लेन की है, नोमी क्लेन की। निक्ड इम्पीरियम ये जॉन बेलामी फोस्टर की है। हाउ यूरोप अंडर डेवलप अफ्रीका ये वाल्टर रोडनी की पुस्तक है। सैरोगेट कॉलोनिज्म ऑफ पैलेस्टीन ये स्कॉट एट्रॉन की पुस्तक है। स्कॉट एट्रॉन ये सरोगेट कैपिटलिज्म से रिलेटेड थिंकर है। इंटरनल कॉलोनिज्म एंड नेशनल डेवलपमेंट ये पाब्लो गोलालेज कैसानोवा की पुस्तक है। डिस्कोर्स ऑन कॉलोनिज्म ये आमे सीजर की पुस्तक है। डिस्कोर्स ऑन कॉलोनिज्म।